Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today we are going to begin a board practice set that is based on board important questions. Today we will learn transformation and synthesis in various ways. प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में आपने देखे होंगे बहुत सारे रूल्स और सीखा होगा बहुत कुछ. आज हम इस तरह से स्टडी करने वाले हैं. अपना पेन पेपर नोटबुक लेकर के बैठिए और एक एक रूल को लिख लीजिए. हम किसी भी एक क्वेश्चन को केवल एक ही तरह से आज सॉल्व नहीं करेंगे. हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे अलग अलग वेज से, मेथड से, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक सिंथेसिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ही तरह से नहीं बल्कि हम वेरियस वेज में कर सकते हैं. सबके थॉट्स अलग हैं, सबकी कमांडिंग फील्ड अलग अलग है. किसी को किसी एक पर्टिकुलर रूल पर कमांड है, किसी को दूसरे रूल पर कमांड है. तो जब हमारा क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव आता है और हमें आंसर लिखना होता है तो जो हमें आता है हम उस रूल को अपना करके आंसर लिख देते हैं. ये काम करता है. लेकिन जब हमें MCQ में आंसर्स ऑप्ट करने पड़ते हैं, चुनने पड़ते हैं, तो वहाँ पर वेरियस रूल्स हमारे सामने आते हैं और आंसर ढूंढना हो जाता है मुश्किल. तो ऐसे में हमें किसी भी एक सिंथेसिस को सॉल्व करने के, ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे रूल्स आने चाहिए और उन्हीं पर आज हम वर्क करने वाले हैं. आई होप क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए जिनके क्वेश्चंस हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं के लिए आज का वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ. सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. यहाँ पर हमारे पास अभी 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं. पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर 1, 2 और 3 हमने यहाँ मार्क कर दिए हैं. पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे ये हमें सॉल्व करना है, सिंथेसिस करना है सिंपल सेंटेंस में. इसी तरह से हम आगे के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. किस सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में, किस में हमें सिंथेसाइज करना है ये अभी हम सीखेंगे. पहले यहाँ पर बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की. पहला हमें सेंटेंस दिया है द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क देन दे लेफ्ट फॉर होम. तो हमें पता चला कि पहले एक वर्क हो गया है और उसके बाद वर्कर्स वहाँ से चले गए हैं. देन का मतलब है कि बाद में वर्कर्स चले गए हैं. तो बाद में वर्कर्स चले गए हैं को हमें सिंपल में बनाना है. सबसे पहले हम एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं सिंपल के रूल्स को. सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर एक वर्ब होती है. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है. तो इन 2 सेंटेंसेस को हम सिंथेसाइज करेंगे. किसमें? एक सेंटेंस में. इसके अंदर अपनी वर्ब है, इसके अंदर अपनी वर्ब है. और सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब है कि वर्ब आपकी फिनिश हो जानी चाहिए. एक है वर्ब 1, एक है आपकी वर्ब 2. तो कोई एक वर्ब फिनिश होनी है और ओनली कोई एक वर्ब बचनी है. या तो आप इस वर्ब को चूज़ कर लें या इसे छोड़कर इसे चूज़ कर लें. कोई एक वर्ब आपको रखनी है. और सिंपल सेंटेंस का जो मतलब है, सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि वर्ब को फिनिश करने का मेथड. वर्ब को आप फिनिश करते हैं पार्टिसिपल से, जेरेंड से, इन्फिनेटिव से, नाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से और कंजंक्शन से. तो ये कुछ हमारे नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट का रूल मिला करके 8 रूल्स बैठते हैं हमारे टोटल. उनके थ्रू हम इनको रिमूव करते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं. द वर्कर्स फिनिश देयर वर्क. एक काम हुआ और दूसरा काम हुआ. अगर हमारा सिस्टम इस तरह से आता है वर्क 1 और फिर वर्क 2, तो अब यहाँ पर 2 सिचुएशन बनती हैं. या तो हमारा वर्क क्विकली फिनिश हो गया या उसके अंदर डिले हुआ. अगर हमारा वर्क क्विकली फिनिश हुआ है और सब्जेक्ट जो है वह दोनों में सेम है, ठीक है, तो जो एक सब्जेक्ट है हम उसे हटा देते हैं और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नोट करते हैं. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हम दोनों ही सब्जेक्ट लिखते हैं और सेम होने पर केवल एक बार लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आई टर्न टू द लेफ्ट
आई सॉ द टेम्पल, तो टर्निंग टू द लेफ्ट आई सॉ द टेम्पल, तो हमने आई को रिमूव कर दिया। मैं ही बाईं ओर मुड़ा, मैं ही दाईं ओर मुड़ा, मैंने मंदिर को देखा, तो मैं 2 बार आया, तो एक जगह पर आपने प्रोनाउन आई को हटा देना होता है और आप मिड में रखते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो वर्कर्स है ये दे है। जितनी डिटेल्स हमने आपको बताई, अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मान लीजिए कि हमने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है, हमें वर्कर्स और दे एक जैसे मिले। अगर 2 सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं तो एक ही बार उसको लिखना होता है। तो अब हमें देखना है कि ये वर्क जल्दी हुआ है या देर में। अगर देर में हुआ है तो आप क्या करते हैं, हैविंग का यूज़ करते हैं, और अगर क्विकली हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आप यूज़ करते हैं। तो वर्कर्स ने वर्क फिनिश किया, वर्कर्स अपने घर के लिए रवाना हो गए, तो इसमें आप करते हैं जो काम पहली बार हुआ। पहली बार का मतलब पहला लिखा हुआ नहीं, पहली बार का काम ये बाद का लिखा हुआ भी हो सकता था। तो आपको देखना है कि वर्क पहले कौन सा घटित हुआ, ना कि लिखा पहले है या बाद में। लिखने से कोई मतलब नहीं है। हमें बाई चांस पहला वर्क पहले ही मिल गया तो उसमें हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं और हैविंग से शुरू करते हैं, क्योंकि काम पूरा करेंगे, तैयार होंगे, घर जाएंगे, तो एक क्विक एक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। तो हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, कॉमा लगाने के बाद अब एक के बाद आप दूसरा काम करते हैं तो देन अंडरस्टूड है। सिंपल सेंटेंसेस में देन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप बाद में लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो देन ही है। तो यहाँ पर जो दे आया, हमने यहाँ से नाउन डिलीट कर दिया, यहाँ पर दे आया। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों, तो हमें पहले नाउन यूज़ करना होगा। और पहले जब हम नाउन यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस दे की जगह हमने द वर्कर्स लिखना है। द वर्कर्स, और यहाँ लिख देंगे आप लेफ्ट फॉर होम, लेफ्ट फॉर होम। तो अगर आपके काम में देरी हुई है तो आपने हैविंग से शुरू करना है, और जो काम पहले हुआ है उसकी वर्ब के बाद के आगे का सारा कॉपी कर देना है, और कॉमा लगाकर जो एक पार्ट, एक सेंटेंस पूरा बचा है उसको आप कॉमा के बाद सारा कॉपी कर देते हैं। अगर नाउन आया है तो प्रोनाउन की जगह नाउन आपको लिख देना है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये सिंपल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाने वाले हैं उसका हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है कंपाउंड, और यहाँ स्पेस बना लेते हैं कि जो भी कोई नई टेक्निक आपको बताएंगे वो हम आपको समझाते रहें। तो यहाँ पर हमें 3 सेंटेंसेस दिए हैं, इन 3 सेंटेंसेस को हमें कंपाउंड में जोड़ना है। तो कंपाउंड में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि तीनों ही सेंटेंसेस कंपाउंड के कंजंक्शन से जुड़ने चाहिए। लेकिन जब हम इस बात पर सारे पर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दिस इज़ डेफिनेट एंड सर्टेन दैट, तो एक हमारा सेंटेंस यहाँ पर खर्चा हो गया। हमने इस S1, S2, S3 या S1, S2, S3 किसी को कोई सा नंबर दे दीजिए, कुल मिलाकर 3 सेंटेंस है। एक यहाँ डाला, दैट लगाया, फिर दूसरा सेंटेंस डाला एंड फिर तीसरा डाला। तो किस तरह से S1 हमने इसे माना, दिस इज़ डेफिनेट एंड सर्टेन दैट यू विन सम एंड यू लूज सम। तो यहाँ पर क्या हुआ, दैट आ गया। अब दैट कॉम्प्लेक्स का है, अगर एक भी कंजंक्शन दूसरे सेंटेंस का आता है तो वह मिक्स्ड क्लॉज होती है, और मिक्स्ड क्लॉज जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कंपाउंड जब आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो सारे कंजंक्शंस कंपाउंड के हों, और जब आप कॉम्प्लेक्स में सिंथेसाइज कर रहे हैं तो सारे कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स के हों। तो यहाँ पर हमें दैट से निपटना है। तो जब कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड का कंजंक्शन अच्छा लग रहा हो, और कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स का और कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड का, तो हम क्या करते हैं, अगर हम 2 सेंटेंसेस को तो जोड़ें, जो भी हमें निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कंपाउंड से, और बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस को हम सिंपल से जोड़ दें, तो वो सिंपल काउंट नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। आपका एक कंजंक्शन एक बार यूज़ करना उसको नाम दे देता है। तो यानी अगर हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ ले लें, ठीक है, क्या कि दिस इज़ डेफिनेट एंड सर्टेन,
तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से देखेंगे कि ये जो आपका दिस है, तो ये क्या है, यू विन सम एंड यू लूज सम। तो अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि ये सारा कंपाउंड के अंदर आ जाए। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हमें एंड सूट करेगा, यू विन सम एंड लूज सम। अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर और लगाएं, हमें कंजंक्शंस को एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ बट अच्छा लगेगा, एंड अच्छा लगेगा और लगेगा। और में एक छोड़ना है, बट में उल्टी बात हो रही है और एंड में बात जुड़ रही है। तो यहाँ पर हमारी लाइफ में खोना और पाना दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी आदमी ना तो हमेशा हर चीज़ खोता है और कोई भी आदमी ना हमेशा हर चीज़ पाता है। अगर आपने टॉप रैंक हासिल की तो आपने अपना खेलने का समय पढ़ाई में खोया, ठीक है। अगर आपने अपना समय जो है खेल में लगाया तो पढ़ाई खोई। तो कोई एक चीज़ ज़रूर घटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विन सम एंड लूज सम हमारे पैरेलल चलते हैं। तो इसलिए हमने एंड चुना, हमने और छोड़ दिया, हमने बट छोड़ दिया। तो कंजंक्शंस को आपको रीजनेबली यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर कर दीजिए certainly and definitely। certainly and definitely आप बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं और एडवर्ब अगर आप बाद में लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, एंड से हमने वर्ब 1 और वर्ब 2 ऐड कर दी और उसके बाद हमने डेफिनेट को डेफिनेटली और सर्टेन को सर्टेनली बनाकर सिंपल में कर दिया। तो इसका कोई नाम नहीं रहेगा एंड की वजह से। ये दोनों जो क्लॉज जुड़ी ये कंपाउंड कहलाएगा। तो हमेशा आज का पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आज का दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, तो आप किन्हीं दो को तो निर्देश के अनुसार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में जोड़ लीजिए और बाकी सबको सिंपल बना दीजिए। सिंपल की वैल्यू कंपाउंड में नहीं रहती। कंपाउंड जहां एक कंजंक्शन लगाया उसी के अनुसार सेंटेंस का नाम चलेगा। अगर हम कहें कि इसे कॉम्प्लेक्स बनाओ तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कंपाउंड। अगर हम कॉम्प्लेक्स, ये हमने कंपाउंड को CPD शॉर्ट में लिखा है, कॉम्प्लेक्स को CPX कॉम्प्लेक्स। तो इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में जैसे कि हमने देखा अभी हमारा दैट आता था, तो हम लिखेंगे दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। अब आप सोचेंगे कि एंड आने का मतलब कंपाउंड है, ये कभी नहीं है। अगर एंड से वर्ब जुड़ी है तो कंपाउंड है और एंड से अगर दो विशेषताएं जुड़ी हैं तो वह कंपाउंड नहीं होता। कंपाउंड होने के लिए वर्ब तो होनी ज़रूरी है और एंड सिंपल के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ डेफिनेट एंड सर्टेन, तो हमने दो विशेषताएं जोड़ी तो ये कंपाउंड नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा कारण ये दैट होगा। दिस इज़ डेफिनेट एंड सर्टेन दैट क्या, यू विन सम एंड यू लूज सम, दैट you face victory and loss। हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, हमने इसको नाउन और नाउन फ्रेज वाले सिंपल के रूल में कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, गेस्ट पेपर्स में बहुत जगह दिया हुआ है। दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन दैट यू फेस। तो कॉम्प्लेक्स में एक तो वर्ब आपकी ये आ गई, एक वर्ब आपकी हमने फेस अपने पास से लगा दी। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो कहीं फेस था ही नहीं, हमने ये आपने कहाँ से लगाया, इमेजिन एंड गो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप कितने भी चेंजेस कर लें सेंस वही रहना चाहिए। तो हमने कह दिया ये डेफिनेट एंड सर्टेन है कि आप लाइफ में विक्ट्री, सॉरी ये स्पेलिंग आप जो है LOSS कीजिए क्योंकि यहाँ नाउन चाहिए। तो इस तरह से विक्ट्री हमने एक नाउन बना दिया और एडजेक्टिव से दूसरा नाउन लॉस बना दिया। तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स बना। अब हमारे पास नया कॉम्बिनेशन है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। इसको हम बनाएंगे सबसे पहले सिंपल।
अब सिंपल बनाने के 8 रूल्स हैं, और सिंपल अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते तो सिंपल सेंटेंसेस के बहुत सारे रूल्स हमारे चैनल पर हैं, आप वीडियो सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग एडवर्ब, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग कंजंक्शन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एंड ऑल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इनके लिंक देख सकते हैं। तो सिंपल बनाने में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुछ मिनट पहले कि आपका काम कभी क्विक होता है, कभी देर में होता है, और अगर वो काम नहीं हो रहा तो आपका एक रूल होता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन का। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, सन रोज, और सिंपल बनाने में हमें एक वर्ब फिनिश करनी होती है, तो हमने ये वाली वर्ब फिनिश कर दी और हमने इसको कर दिया सनराइज। अब ये पूरा एक वर्ड हो गया सनराइज, इसे कहते हैं नाउन और ये है वर्ब। तो हमने वर्ब से नाउन बना लिया, तो हमने एक वर्ब फिनिश कर दी, तो हमारा आंसर बना, क्या बना, द फॉग डिसअपियर्ड एट सनराइज। ये आपका एट सनराइज आपका प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। वर्ब एक रह गई और आपने दूसरी वर्ब को अपनी तरह से नाउन बना करके यूज़ कर दिया, ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया है। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर इसको कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स में। अब हमें कॉम्प्लेक्स में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एडवर्ब क्लोज आती है टाइम बताने के लिए, और एडवर्ब क्लोज में एक काम पहले हुआ एक बाद में हुआ तो हम उसको आफ्टर से बनाते हैं, बिफोर से बनाते हैं, व्हेन से बनाते हैं। तो जब आपको आफ्टर, बिफोर और व्हेन वाला कंजंक्शन यूज़ करने की मन में आए तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ लेनी है, और वह चीज़ क्या है, आपको ये समझ लेना है कि दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ। इसको हम एक अलग कलर से लिखने की कोशिश करेंगे कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो आपको आफ्टर, बिफोर और व्हेन ऐसे कंजंक्शंस हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ। जो फर्स्ट हैपनिंग है यानी ओल्डेस्ट वर्क है उसको आप परफेक्ट में लेते हैं, और जो उसके बाद का पास्ट है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं। इट मीन्स मैं आज यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट हुआ, यहाँ आया, वो पास्ट इंडेफिनिट था, और मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँगा उससे पहले, तो ये क्या हुआ, ये हुआ परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें देखिए कि पहले काम कौन सा हुआ है, पहले सूरज निकला, उसके बाद फॉग डिसअपियर हो गया, ठीक है। फॉग डिसअपियर हो गया तो आप लिखेंगे व्हेन द सन हैड राइजन। भाई पहले सूरज निकलेगा, सूरज निकला पहले तो परफेक्ट में चला गया, परफेक्ट मीन्स पास्ट ऑफ द पास्ट, कॉमा लगाएंगे, देन कभी मत लिखिएगा, द फॉग डिसअपियर्ड। इज इट डन। इसके बाद आता है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हम एक नए कलर से ले रहे हैं, सॉरी। इसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में जितने भी आपके आफ्टर हैं, बिफोर हैं, व्हेन हैं, एज सून एज है, नो सूनर है, टिल है, अनटिल है, इसमें आप केवल एक काम करें कि एंड लगा दें। तो यहाँ पर हमने आज का पॉइंट नंबर 3 सीखा कि कॉम्प्लेक्स का व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, नो सूनर और इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं तो उनका केवल एक आंसर होता है कंपाउंड में, और वो होता है एंड। और जब हम एंड लगाते हैं तो हेड को हटा दिया जाता है, क्योंकि एंड जो होता है कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, दोनों तरफ बराबर वजन होता है। तो आप लिखेंगे द फॉग डिसअपियर्ड, सॉरी, द सन रोज, द सन रोज, और एडिशनल वर्क क्या हुआ, एंड द फॉग डिसअपियर्ड। तो क्या हुआ, एंड आ गया, वर्ब 1 आ गई और वर्ब 2 आ गई। तो इस तरह से आपने
इस दिए गए सेंटेंसेस को दो टू सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको कॉम्प्लेक्स में जोड़ा, इनको कंपाउंड में जोड़ा और इनको सिंपल में जोड़ा। और अगर आप इससे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएं तो ये बनेगा, सिंपल से कंपाउंड बनाएं तो ये बनेगा, कंपाउंड से सिंपल बनाएं तो ये बनेगा, और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, या आप इनको इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया और यहाँ पर आपका सिंथेसिस भी हो गया। सिंथेसिस नाउन होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है सिंथेसिस करना, तो जब हम करना बोलें तो हम सिंथेसाइज बोलते हैं, तो इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ आया द सन रोज, तो यहाँ पर हमें वर्ब मिली, ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ब को फिनिश कर दिया, तो ये हमारा आंसर हुआ। अभी हमने जब वीडियो शुरू की तो आपको बताया था कि एक से ज़्यादा तरीके से कैसे कोई काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर है द फॉग डिसअपीयर्ड एट सनराइज, तो इस वाले में हमने एक रूल लिया प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड। अब इसी सिंपल को एक अनदर वे में और बनाते हैं। तो जब आपके दो सब्जेक्ट होते हैं और एक काम के बाद दूसरा हो, तो हमने बिगिनिंग में आपको हैविंग बताया था, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिख दें ताकि आप समझ पाएँ। तो आप लिख सकते हैं द सन हैविंग रोज कॉमा द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो आप एज इट इज़ उतार देते हैं। अगर ये दोनों सब्जेक्ट सेम होते तो पहले वाले एग्जाम्पल की तरह केवल हैविंग से शुरू होता और यहाँ सन नहीं लिखते। अब चूंकि सन अलग सब्जेक्ट है और फॉग अलग सब्जेक्ट है, तो आपको दोनों सब्जेक्ट लिख देने हैं। तो इसको हमने दो तरह से बनाया। आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। तो बिसाइड्स वर्ड हमें बताता है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है। ये दो वर्ड्स हैं, एक बिसाइड एक बिसाइड्स, जिसमें एस एडिशनल होता है उसका मतलब होता है एंड, और जिसमें एस नहीं होता उसका मतलब होता है के बराबर में, यानी बाय द साइड ऑफ। तो बिसाइड्स से हमें ये पता चला कि हम कंपाउंड में एंड लगा सकते हैं, एंड की जगह आप एज वेल एज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे, और जब हमें दो वर्ब दी गई होती हैं और हम सिंपल बनाते हैं तो हम वर्ब हटाते हैं, और जब हमें सिंपल दे रखा है सेंटेंस और हमसे कहा है क्लोज बनाओ, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा कि मेकिंग नाम का जो जेरेंड जो कि अपने आप में नाउन है को हमें वर्ब में तब्दील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आप दो बार लिखेंगे ही, तो ही इसकी वर्ब के लिए और ही केप्ट के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ही मेड अ प्रॉमिस, he made a promise and kept it। तो क्या हुआ, he made a promise and kept it। तो यहाँ पर आपकी हो गई वर्ब 1 और यहाँ पर वर्ब हो गई आपकी 2, तो दोनों वर्ब आ गई, एंड आ गया। तो आज का जो हमारा पॉइंट बना, तो पॉइंट क्या बना, हमारा पॉइंट बना कि एंड इज इक्वल टू बिसाइड्स, बिसाइड्स में एस आपका आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये स्पेलिंग में ए कर लीजिए, बैटल में ए आता है। द बैटल वाज ओवर, यानी बैटल फिनिश हो गई, ठीक है। और ये दो सेंटेंसेस हैं, द एनिमी विड्रीव, और एनिमी जो थे वहाँ से चले गए, उन्होंने छोड़ दिया। ये आपके टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जिन्हें सिंथेसाइज करना है आपको, कॉम्प्लेक्स में भी, कंपाउंड में भी और सिंपल में भी। जबकि ये ऑलरेडी एक सिंपल सेंटेंस था जिसको कंपाउंड में किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब हम सिंथेसिस करने फिर जा रहे हैं, और हमारा पहला जो सिंथेसिस होगा वो होगा सिंपल में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा द बैटल। जब आपका इज आर एम वॉज वर आ जाए तो आप इसे बीइंग कर देते हैं, सिंपल में बीइंग कर देते हैं, वॉज ओवर कॉमा, और ये जो आपका पूरा पार्ट है ये एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए, द एनिमी विड्रीव, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बनाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक काम पहले होगा, दूसरा काम बाद में होगा। अगर काम देर में हुआ है तो आप व्हेन, आफ्टर, बिफोर का यूज़ करते हैं,
और काम में ये पता नहीं लग रहा कि जल्दी हुआ है देर में, तो आप फिर when का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा when the battle was over, कॉमा आपने लगाया, the enemy, और आपने सारा जो बचा था वो सारा उतार दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर स्पेस कम है, इसके कंपाउंड को हम कहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने इसका कंपाउंड बनाया, कंपाउंड CD हमने शॉर्ट में लिख दिया कंपाउंड को। तो इसका जो कंपाउंड बनाएंगे आप, तो सीधी सी बात बताई थी कि जब आपको व्हेन आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, सून एज आ जाए, तो आप वहाँ पर एंड करते हैं। तो आपका कंपाउंड बनेगा द बैटल was over and the enemy withdrew। यहाँ पर आप एंड की जगह कॉमा लगाकर देयरफॉर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल हो गया। अगर आप आपस में इनको चेंज करें तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इन्हीं दो सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करें वेरियस फॉर्म में, तो आपका सिंथेसिस है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपना पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हम अपना पहला सेंटेंस ले रहे हैं, डिड ही नॉट कॉल फॉर यू, और इनको हम बदलने वाले हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। क्योंकि हमारा जो आज का सेक्शन है, आज का जो सेशन है, वह है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस बेस्ड। अब इसमें हम सारे पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। नॉर्मली वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि ये जो बीच में वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है, ये बाद वाले वर्ड के लिए आया हुआ होता है, और कई बार क्या होता है कि ये प्रेपोजिशन इस वर्ब से रिलेटेड होता है। जब कोई प्रेपोजिशन वर्ब के साथ रिलेट करता है तो वो फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में चला जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि एक प्रेपोजिशन आया है तो मैं फॉर के बाद बाय ना लगाऊं, क्योंकि कॉल फॉर का मतलब होता है बुलवाना या डिमांड करना या जो भी है, तो उसको आपने एक साथ ही यूज़ करना है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर के बाद का मिलेगा। तो इस तरह से जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बनने वाला है वह क्या बनेगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की प्लेस छानी, प्लेस मिल गई ही, यू आ गया ही की जगह पर। पास्ट इंडेफिनिट है तो जिसके अंदर आपको डिड आया हुआ हो उसके पैसिव वॉइस में वाज वर लगाते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यूज़ हेड वगैरह का कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप वॉइस चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यू आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ क्या लगाया, यहाँ लगाया यू। अब यू से पहले क्योंकि इंटरोगेटिव है तो वर, यानी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। यू आ गया, यू के अकॉर्डिंग आपने वर लगाया, और जो जो वर्ड जहाँ लगे थे वैसे ही आपने कर दिए कॉल्ड फॉर, ठीक है, बाय हिम। तो आप क्या करते हैं कि फॉर को हटा देते हैं या कुछ भी आगे पीछे कर देते हैं, ये नहीं करना है। इसके बाद है आपका बी पार्ट, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। तो सब्जेक्ट कहाँ है आपका, ही। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश बुक पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन अपने साथ जो उसकी क्वालिटी बताने वाले या कोई दूसरे वर्ड्स हैं को साथ लेकर चलता है। तो आप लिखेंगे द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक। कोई भी मॉडल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, मस्ट, माइट, अगर हैव नहीं लगा तो आप उसको सेम यूज़ करके उसके बाद बी लगाते हैं। कुड बी रीड, रेड, रीड, ये सेम रहती है वर्ब बाय हिम। द चिल्ड्रन सेंग द सॉन्ग चेयरफुली। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट, सेंग द सॉन्ग। अब यहाँ चेयरफुली नहीं लेना है, आपको केवल द सॉन्ग पिक करना है, और चिल्ड्रन की प्लेस पर लगाया आपने द सॉन्ग
सेकंड फॉर्म है तो डिड हो या सेकंड फॉर्म हो तो आप वॉज वर करते हैं, क्या हो जाएगा, द सॉन्ग वॉज संग cheerfully by, जो आपका बिगिनिंग में सब्जेक्ट था, by the children। अब आते हैं हम इनके एग्जाम्पल डी और ई की तरफ। यहाँ हमारे पास है एग्जाम्पल डी। एग्जाम्पल डी एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें हम देख रहे हैं इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। ये बड़ा ही अजीब तरह का एग्जाम्पल है। एग्जामिनेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आने की है। इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, तो आप इसको एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में बनाएंगे। यहाँ तक कि एक सेंटेंस के सॉल्यूशन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ताकि इस तरह के दूसरे जितने भी फॉर्मेशन हैं उनको आप पैसिव वॉइस में बदल सकें। तो इसका पैसिव वॉइस हुआ आपका इट इज़ टाइम। आपने टाइम तक सब उतार लिया। ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, तो आपने इसको पहले लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको एक एडिशनल वर्ड लिखना है और वो है फॉर। फॉर के बाद आप लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट को फॉर द शॉप, और फिर जितने भी टू को लेकर पैसिव वॉइस आप बनाएंगे आप लिखेंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी क्लोज्ड। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। टेल हिम एंड हिज फ्रेंड्स टू लीव द रूम एट वंस या ऑल एट वंस। तो बड़ा लंबा सेंटेंस है, बिगिनिंग हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो इम्पेरेटिव है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं, ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स है, हिम है, रूम है, क्या है। ऑलवेज रिमेंबर कि जहाँ पर आपकी वर्ब आ गई तो वर्ब के जस्ट आफ्टर आने वाला पहला नाउन और प्रोनाउन, लेकिन अगर वह किसी से जुड़ा है तो उसको भी साथ लाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप लेट लगाते हैं। नॉर्मली आप लेट लगाइए, तो लेट के बाद सारा ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, तो आप लिखेंगे हिम। लेट वालों में अगर लेट के बाद हिम आया है तो उसका ही नहीं करते, हिम हिम रहता है, मी रहता है, देम रहता है, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। हिम एंड आगे क्या लिखेंगे आप, हिज फ्रेंड्स बी। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, बी। इसको हम अलग कलर से दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसान हो। बी टोल्ड, लेट हिम एंड हिज फ्रेंड्स बी टोल्ड। और जितना पार्ट आपका ये सारा यहाँ पर बचा हुआ लिखा है ये आप कॉपी कर देंगे। इसको हमने अलग अलग कलर में लिखने की कोशिश की है। टू लीव द रूम एट वंस, जैसा है वैसे ही आपने कॉपी कर देना है। तो हमने यहाँ पर जो कुछ नई बातें लिखी उसको हमने यहाँ पर ये कलर सेट कर दिए हैं आपको, ताकि देखते ही मालूम हो जाए। नहीं, लेट पहले आया, उसके बाद लेट के साथ बी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और आप इस तरह से इसको सारा कॉपी कर लेते हैं। हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो जब भी कभी आपको ये सेल्फ बेस्ड प्रोनाउंस मिलें, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। तो वर्ब के बाद आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो प्रिपेयर योर सेल्फ, तो इस सेल्फ का ऑब्जेक्ट नहीं आप बनाते और ऑब्जेक्ट को यू बनाकर पहले नहीं लाते, इसको अलग ही तरह से आपको बनाना पड़ता है। इसके आप यहाँ पर सॉल्यूशन को देख लें। इसका जो पैसिव वॉइस है तो आप बनाएंगे बी प्रिपेयर्ड। तो एक्टिव का जब हम पैसिव बनाते हैं इम्पेरेटिव में तो बी लगाकर थर्ड फॉर्म बनाना भी पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो प्रिपेयर इट मीन्स बी प्रिपेयर्ड, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया और यहाँ किसी लेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका स्पेशल हुआ, इसे अच्छे से समझ लें। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर हम कहते हैं गो, तो गो का पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप कहेंगे
यू आर एडवाइज टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो, तो ये बी गॉन इसका पैसिव वॉइस होगा, गो एक्टिव वॉइस और बी गॉन पैसिव वॉइस। तो आई होप कि ये सारे सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह से अपने बोर्ड क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए जिनके रूल्स रह गए हैं वो अपने रूल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से लिंक्स लेकर स्टडी कर सकते हैं। और इन सीरीज़ को जारी रखकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको इनकी ज़रूरत है, और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे कनेक्टेड रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कराते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराते रहिए, और आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।